इस मामले में आंकड़े जानने बेहद जरूरी हैं। आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं, ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार क्यों ये मांग की जा रही है कि जातिगत आरक्षण जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब देखिए 2014, 2019, 2020 के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी ने 2014 में 14% वोट हासिल किए, 2019 में वोट प्रतिशत गिरा 9%, 2020 में यादवों में 3% वोट गिरकर रह गया। वहीं आरजेडी की बात करते हैं तो 43%, 16% और 55%, यानी 2014, 2019 में गिरावट रही, लेकिन 2019, 2020 के आसपास की आप बात करेंगे अगर, तो इसमें आप उछाल देखेंगे। यानी लोकसभा में और विधानसभा के आंकड़ों को अगर आप प्रतिशत में देखते हैं तो वही आपको ओबीसी वोट की बात लगातार बता रहे हैं कि 2014 में आंकड़े क्या रहे बीजेपी के मुताबिक, 2019 में आंकड़े क्या रहे बीजेपी के मुताबिक, 2020 में आंकड़े क्या रहे, ये आपको एक एक करके आंकड़े बता रहे हैं। इससे पहले के आंकड़े आपको बिहार के बताए और अब ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं कि आखिरकार यादवों को लेकर के और खासतौर पर ओबीसी को लेकर के कितने प्रतिशत समर्थन अलग अलग पार्टियों को मिला है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन दोनों को आपको बता रहे हैं। बीजेपी का आपको एक बहुत आम मुहावरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को लेकर के कि समाजवादी पार्टी एमवाई इक्वेशन के ऊपर चलती है, यानी कि मुस्लिम और यादव वोट की इक्वेशन के ऊपर चलती है। और इसी इक्वेशन को 2009 में 2007 में जाकर के चैलेंज किया था अपनी सोशल इंजीनियरिंग के मुताबिक मायावती ने, जिसका फायदा उनको उस वक्त पर मिला भी था। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में वो मैजिक देखने के लिए मिला नहीं। तो एक एक करके आपको बता रहे हैं कि ओबीसी वोट का साल दर साल, चुनाव दर चुनाव कितना प्रतिशत रहा है क्षेत्रीय पार्टियों का और राष्ट्रीय पार्टियों का मिलाकर के। ये आपको गणित बताया आप लोगों ने। अब इसी मुद्दे को लेकर के जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ भी आपसे करा देते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर तारा श्वेता आर्य हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इसके अलावा अमलिंदु उपाध्याय हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और बद्री नारायण हमारे साथ हैं, आप ऑथर हैं। शुरुआत मैं संगीत रागी आपसे करना चाहूंगा कि जातिगत जनगणना की जरूरत क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जातीय जनगणना का जो शगुफा है वो नीतीश जी की एक राजनीतिक मजबूरी के तहत आया है। और वो बिहार की राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था जिसमें उनको जो वो सफलता चाहते थे वो नहीं मिल पाया। जो जिस सामाजिक समीकरण को बना करके उन्होंने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा वो उनके पक्ष में नहीं गया जी। मेरा इससे एक बड़ा सवाल है, जब हम देश की आजादी के पश्चात हम नए भारत के निर्माण की बात करने लगे तो हमने ये किया कि भाई हम एक जाति विहीन समाज की रचना करें जी। मेरा ऐसा मानना है कि यदि जातियों के आधार पर आप नीतियां बनाएंगे तो आप जाति विहीन समाज की संरचना, जाति विहीन समाज का निर्माण आप बिल्कुल ही न करेंगे। नतीजा ये है कि जाति के नाम पर आरक्षण देने की प्रक्रिया के पश्चात आपने देखा है कि जातियों की जो खेमेबंदी है वो पहले से ज्यादा आज के दिन में संपुष्ट हुई है। एक सैद्धांतिक पक्ष जरा ये देख लीजिए जी कि संविधान जो है वो हमको एक व्यक्तिगत अधिकार देता है, व्यक्ति के नाते हमको अधिकार देता है, लेकिन दुर्भाग्य से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया मंडल कमीशन के पश्चात वह समष्टि को आधार बना करके आरक्षण दे रहा है। यानी आप यदि उत्तर प्रदेश और बिहार को देखें तो पिछले 25 वर्षों से वहां पर जो राजनीति का जो नेतृत्व कर रहे हैं, पहले 15 साल तक यादवों ने किया, लालू प्रसाद यादव के परिवार ने किया जी। और एक 15 साल से जो है वो नीतीश कुमार की एक कुर्मी जाति का प्रतिनिधित्व है। अब इसके बावजूद भी यदि आप कहते हैं कि हमारे साथ सामाजिक न्याय नहीं है, आप कहते हैं कि हमारे साथ जो है वो हम समाज के दर्जे में हम उस खेमे तक नहीं पहुंच पाए हैं जी, तो ये बड़ा लाजवाब तर्क है। मुझे तो लगता है कि जो ओबीसी खेमा है वह कोई एक होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है। आप वहां देखेंगे कि ये जो इंटरमीडिएट कास्ट है वो कम से कम डोमिनेंट कास्ट है जी। और यदि 2001 के यदि पंचायत चुनावों का आप आंकड़ा देखेंगे बिहार की राजनीति में तो वहां पर दलित और अपर कास्ट दोनों का कोएलिशन हुआ था, यादवों की दबंगई के खिलाफ हुआ था। तो जो जाति आज के दिन में ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ ले गई है जी, वही इसका पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ ले चुकी है, उसी आरक्षण को आप आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
हालांकि जो और मंडल बात कमीशन ये का बस- जिक्र आपने बस- किया बस- सर, बस- उसके बस- मुताबिक बस- मान लिया गया था कि तकरीबन 52% के आसपास ओबीसी हैं। डिमार्केशन अनुमान के तौर पर किया गया था, स्पष्ट डिमार्केशन नहीं था, लेकिन वही एक की पॉइंट बना था जो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। या आज की तारीख में आप लालू प्रसाद यादव की बात कीजिए, आप मुलायम सिंह यादव की बात कीजिए, आप मायावती की बात कीजिए, आप खुद नीतीश कुमार की बात कीजिए, तो ये जब डिमार्केशन हुआ ओबीसी का, उसके बाद जाकर के इनको राजनीतिक मजबूती मिली है। लेकिन प्रोफेसर बद्रीनारायण, मेरा सवाल यह कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाने का आमूलचूल परिवर्तन आएगा या लोगों की जिंदगी में भी इसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, एक तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कोटियां बनाने से फर्क नहीं पड़ता। कोटियां बनाने से क्या होता है कि एक ऐसी सिंबॉलिक पावर मिलती है जी। जिससे उसकी जो बड़ी नंबर की जातियां हैं वो उसका फायदा उठाती हैं। एक कैपिलरी होल बन जाता है जिसमें वो सक करती जाती हैं दूसरे के इंटरेस्ट को, दूसरे के फायदों को। और इसीलिए अंबेडकर ने बहुत नाराज थे वो, और उन्होंने कहा था कि दे आर नॉट पेइंग बैक टू द कम्युनिटी, टू देयर ओन ब्रदर्स। आप अपने ही भाइयों को अपने जो फायदे हैं डेमोक्रेसी के, वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जो डोमिनेंस भी क्रिएट करती है कोटियां। लेकिन कोटियां तब जाकर के मददगार होंगी जब इनका बनना, जब इनकी छोटे छोटे समूह हैं जो बहुत छोटे नंबर की जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, हर राज्य में आप देखेंगे कि ओबीसी में 60, 70, 80 जातियां हैं। और अगर आप देखें तो विजिबिलिटी किन जातियों को मिली है? 4 या 5 जातियों को मिली है। और ज्यादा शेयर डेमोक्रेसी का किसको मिला है? डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट को इन 4-5 जातियों को मिला है। तो शेष 50-55 का क्या होगा, या 60 का क्या होगा, या जो और जुड़ते जा रहे हैं उनका क्या होगा, जिनके छोटे छोटे नंबर्स हैं? तो उनको इस कहते एक नैतिक सवाल भी खड़ा होता है कि उनका क्या होगा। तो जातीय जनगणना। लेकिन मेरा सवाल सर इससे इतर भी है। मेरा सवाल ये भी है कि सिद्धरामैया सरकार ने 2014-15 के आसपास में एक समिति बनाई थी और कंठराज समिति ने 2017 में इसी की रिपोर्ट सौंपी थी। उस समिति की जब रिपोर्ट सामने आई तो लगभग 190 के आसपास ऐसी नई जातियां थी जो नई पैदा हो गई थी, और उनमें से 80 से ज्यादा जातियां ऐसी थी जिनमें से 10 से भी कम लोग बचे थे, और इसलिए वो पब्लिक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई थी। अगर इस बार जो जाति का जनगणना करते हैं, अगर इस बार भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि लोगों ने क्या किया था, जाति में अपनी उपजाति लिखना शुरू कर दिया था, वैसी परिस्थिति अगर नेशन वाइड पैदा होती है तो उसको कैसे टैकल करेंगे? और सवाल मैं डॉक्टर तारा आपसे ये भी कि क्या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि जाति के आधार पर बनी, जाति के आधार पर बड़ी हुई, वो इस जातिगत जनगणना के सहारे अपना नवजीवन तलाश रही हैं? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार आपको, और आपका सवाल भी बेहतरीन है। सबसे पहले यहाँ बैठे जितने भी मेरे क्लियर्स हैं और आपको मैं ये कहना चाहूंगी देश की जनता को कि ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज प्रस्ताव लेके गए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पास, आप ये देखें कि हर एक चीज को पॉलिटिक्स से रिलेट ना किया जाए। देश को अगर आप चाहते हैं कि देश विकास की तरफ बढ़े तो सिर्फ पूरी तरीके से नीचे से उसकी नींव के साथ उसे मजबूत करके तब आप ऊपर उठा सकते हैं। जब तक आप जनगणना नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कितने जो लोग हैं वो लोअर कास्ट हैं, कितने बैकवर्ड्स हैं, कितने फॉरवर्ड्स हैं। ये हम देखेंगे ताकि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के लोगों का विकास होना चाहिए। अगर जैसे तो विकास जाति आधारित क्यों होना चाहिए? 10 लोग, डॉक्टर श्वेता, विकास जाति आधारित क्यों होना चाहिए? इसलिए जाति आधारित इसीलिए होना चाहिए कि रिजर्वेशन जिनकी मांग हम करते रहते हैं और या कहते रहते हैं कि हमें इनके लिए रिजर्वेशन चाहिए, तो हमें पता भी तो चले कि इनकी रिजर्वेशन की जो मांग है वो एक्चुअली में सही भी है या नहीं। तो जातीय जनगणना होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे मंत्री फर्ज कीजिए डॉक्टर श्वेता, मैं उसके बाद चलूं, इस सवाल के बाद चलूंगा अमलेंदु जी के पास, लेकिन फर्ज कीजिए अगर ओबीसी की जो जनसंख्या वो ज्यादा आ जाती है और कई स्वर्ण कास्ट है उनकी जनसंख्या बहुत कम रह जाती है, तो क्या ओबीसी का आरक्षण हटाकर के आप सवर्णों को देंगे जनसंख्या के आधार पर? मैं ये बिल्कुल मेरा तात्पर्य इससे बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तात्पर्य को पहले आप समझिए। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जातीय जनगणना सिर्फ इसलिए होनी चाहिए, और मैं क्यों मान लूं कि स्वर्ण जो लोग हैं वो कम होंगे और जो ओबीसी लोग होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। अभी उसी के लिए तो जातीय जनगणना की जा रही है, पहले उसे होने तो दें। संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। अगर अनप्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर आप चल रहे हैं सामने तो ये इक्वेशन भी बन सकती है, तो क्या उसके लिए फिर आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से मैं काफी खुश भी हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा बिहार विकास हो, बल्कि पूरे देश को इससे फायदा होगा, सिर्फ बिहार को नहीं,
बल्कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के भी लिए बहुत धन्यवाद करूंगी अगर वो इस चीज को अगर स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि देश का विकास हो और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी मौका मिले आगे आने का। सिर्फ थोड़े लोग ही आगे ना आए, पिछड़े वर्ग के लोगों को अमलेंदु उपाध्याय, मेरा सवाल ये कि आजादी के 7 दशक के बावजूद भी अगर हम इसी में उलझे हुए हैं कि जातिगत आरक्षण को आगे लेकर जाना चाहिए, जाति के आधार पर विकास होना चाहिए, तो क्या सही ट्रैक पर आप जा रहे हैं क्या? आज की तारीख में अगर आपको आरक्षण की बात करनी है तो आप कमजोर लोगों को पहुंचाइए। अगर आपको आरक्षण को लेकर आगे जाना है तो आर्थिक आधार पर करवाइए। नहीं, देखिए, असल में आरक्षण का जो मूल भावना उसको समझना होगा। आरक्षण जो है वो गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है पहली बात, कि गरीबी हटाने के लिए किसी को आरक्षण दिया जाए। आरक्षण उन जातियों के लिए या उन पिछड़े लोगों के लिए है जिनके साथ जो है जातिगत आधार पर भेदभाव होता रहा है और आज भी जातिगत आधार पर भेदभाव होता है, तो उनके लिए आरक्षण है। तो पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि आरक्षण जो है वो कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है कि इससे गरीबी हट जाएगी। अब लोगों की समझ में यही आता है कि आरक्षण जो वो गरीबी हटाओ कार्यक्रम है। दूसरा, जो जातिगत आधार पर जनगणना की बात हो रही है तो ये इसमें आरक्षण अभी बीच में कहीं से नहीं है। मुझे लगता है कि ये आरक्षण की बात नहीं है, आरक्षण की बात सेकेंडरी चीज होगी। अभी जो बात है वो जातिगत आधार पर जनगणना की है और मुझे लगता है कि इसे कराने में कोई नहीं सर, सीधी बात करते हैं। देखिए, ये अलग बात कैसे, मुझे समझाइए जरा। अगर आप जातिगत आधार पर जनगणना चाहते हैं, वो जनगणना अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या करेंगे उस आंकड़े का आप? नहीं, अब देखिए, आंकड़ों चाहिए ना। आप लोग जो बातें करते हैं जिस तरीके से, जैसे आपने अभी सवाल किया कि भाई जो जातियों के आधार पर आपने कहा कि आरक्षण मुद्दा नहीं है। मेरा सवाल ये कि अगर आप जब आंकड़े सामने आएंगे तो फिर उस आंकड़े का क्या करेंगे आप? उस आंकड़े का वही होगा जो अब तक होता है आंकड़ों का। अभी तक जनसंख्या के आंकड़ों का क्या होता रहा है? हाँ, भाई वही होगा उन आंकड़ों का जो अब तक होता रहा है। हाँ, जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति करेगा। आप अभी भी नहीं रोक सकते, अभी भी राजनीति हो रही है ना जब आंकड़े नहीं है। ठीक बात है जी, है ना? हाँ। इसलिए राजनीति तो होगी। देखिए, चूंकि राजनीतिक प्रश्न है तो राजनीति होगी। अगर आप ये कहें कि राजनीति नहीं होगी या होगी तो इससे आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। 100% राजनीति होगी, आज भी हो रही है। जी। आंकड़े नहीं है, ठीक है। तब भी हो रही है। डॉक्टर श्वेता आर्य कुछ कहना चाह रही हैं सर, उसके बाद मैं आऊंगा फिर संगीत जी के पास, संगीत रागी जी के पास। डॉक्टर श्वेता, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जातीय जनगणना का जो आंकड़ा आप लेंगे वो लेने के बाद हम देख सकेंगे कि हमारे पिछड़े वर्ग कितने लोग पीछे छूटे हुए हैं। हमें उन्हें साथ लेकर के चलना है। अगर आप एक समूह को साथ में लेकर के चलेंगे तभी विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे। अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को आप पीछे ही छोड़ देंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा कि आंकड़े कितने हैं, तो हम तो एक समूह के साथ अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा देश विकास की ओर नहीं जा लेकिन प्रोफेसर पाएगा। संगीत रागी, मेरा सवाल ये कि यही मूल भावना तो शुरुआत से लेकर अब तक लगातार चलाई गई थी। अभी तक अलग क्या था, मुझे बताइए। 41 की जनगणना में आखिरी बार जो जाति के आधार पर आंकड़े जारी किए गए थे उसके बाद जारी नहीं किए गए थे जाति के आधार पर। तो तब में और अब में अंतर क्या हो जाएगा? नहीं किया गया था। 1931 में जनगणना हुई थी। श्वेता, मैं लौट रहा हूं मैम, आपके पास वक्त मेरे पास कम है। संगीत रागी जी अपनी जरा बात रख दें। आनंद जी, जो पैनलिस्ट अभी बात कर रही हैं और अमलेंदु जी जो बात कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस देश में विकास की जो नीतियां तय होती हैं, विकास के जो नीतियां बनाई जाती हैं, वो जाति को ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं। इससे ज्यादा कोई बेतुका तर्क हो नहीं सकता है। दूसरी बात, आप जनसंख्या प्रतिनिधित्व, आप प्रतिनिधित्व चाहते हैं तो मैं तो कह रहा हूं कि होनी चाहिए, किसी ने मना नहीं किया है। 70 साल में ये कौन सा प्रतिनिधित्व की प्रणाली है? जो ओबीसी है वो अपने आप को कह रहा है कि हमको एससी और एसटी में कर दो, जो एससी है वो कह रहा है हमको शेड्यूल ट्राइब में सुपुर्द कर दो, जो अपर कास्ट है वो कह रहा है कि हमको ओबीसी के कैटेगरी में डाल दो। तो क्या 70 साल में विकास की गंगा जो है वो पीछे की तरफ गई है या आगे की तरफ गई है? जी देखिए, बात बहुत साफ है। जितनी पार्टियां हैं, और अमलेंदु जी तो एक ढंग से नेहरू की बुद्धिमत्ता को ही खारिज कर दिया, जिन्होंने काका कालेलकर की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी को खारिज कर दिया था। सबको इन्होंने खारिज कर दिया, वो सारे के सारे इसके विरोधी थे। जी देखिए, इस सच्चाई को जानिए कि ये जातीय राजनीति के कारण ही इस प्रकार की चीजें आई। बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन संगीत रागी, जब ये कम से कम उम्मीद करते हैं कि जिस नियत के साथ आप ये मांग कर रहे हैं, आपके अंदर दम हो कि इस नियत को पब्लिक डोमेन में स्वीकारें, उसको कोई कवर पहनाने की जरूरत नहीं है सर। जी, मैं वापस लौट रहा हूं सर, आपका माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको। सरकार को जी सुविधाएं नहीं दे सकती है, अच्छा गवर्नेंस नहीं दे सकता है, तब वो जातीय विमर्श पर आकर के खड़े हो जाते हैं। हाँ,
यही हालत नीतीश कुमार की है। ये नीतीश सेफर कुमार एस्केप की नजर आता है सर। विकास प्रोफेसर की बद्री नारायण, मुझे बताइए जरा छोटी सी बात कि अगर ये जातीय व्यवस्था है, जातीय जनगणना के आधार पर काउंटिंग करना इतनी जरूरी है, तो फिर सत्ता बदलती, चरित्र क्यों बदलता है? 2011 में भी जब दबाव बनाया गया था मुलायम सिंह की तरफ से, लालू यादव की तरफ से, कांग्रेस ने ये जनगणना कराई थी, आंकड़े जारी नहीं किए गए। मोदी सरकार ने 2016 में आंकड़े जारी किए, लेकिन उसमें भी जाति के आधार पर आंकड़े जो थे वो जारी नहीं किए गए। 2018 में सदन के अंदर राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन इस बार जो सदन होता है उस सदन में साफ कर दिया जाता है कि जाति के आधार पर ऐसी कोई जनगणना होने का कोई प्लान नहीं है। ये चरित्र बदलता क्यों रहता है फिर, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? जी देखिए आनंद जी, ये जातीय जनगणना जो है ये डबल एज स्वॉर्ड है, ये दुधारी तलवार है। ये एक तरफ आपको काटेगी, बहुत आश है कि ये जोड़ेगी, लेकिन ये काटेगी। क्योंकि आप इतिहास में देखिए कि जब ये जातीय जनगणना शुरू हुई थी, जब अंग्रेजों ने किया था कॉलोनियल टाइम में, तो उस समय इतने वायलेंस बढ़े, इतने केसेस हुए एक दूसरे के खिलाफ, इतनी लड़ाइयां हुई, इतने FIRs हुए एक दूसरे के खिलाफ जाति सिद्ध करने के लिए, और कितनी लड़ाइयां हुई। तो एक जातीय अस्मिता, एक तो वायलेंस, सोशल टेंशंस बढ़ेंगे, दूसरा क्या है कि जातीय अस्मिता फिर से बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल। और वो जातीय अस्मिता जो लोग कह रहे हैं ना कि जोड़ेगा समाज को, समरसता बनेगी, समरसता नहीं बनेगी, वो समाज में विभाजन पैदा करेगी। तो एक तो ये है। दूसरा ये आर्गुमेंट है कि नहीं, इससे हमें नीति बनाने में सुविधा होगी। देखिए, नीति बनाने में सुविधा इस बात से होती है कि आप कितना दूसरों को देना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं, इससे नहीं होती है। बद्री नारायण जी, इस बात से मैं सहमत हूं सर। आनंद जी, आप काउंटर कीजिएगा, इस बात से मैं सहमत हूं कि नीति बनाने में सुविधा होगी, लेकिन वो नीति होगी कि आपको इलेक्शन में खड़ा कौन से कैंडिडेट को करना है, आपको प्रदेश के किस जिले के किस हिस्से में कौन सी पॉलिसी लागू करनी है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी को नीति बनाने में सहूलियत हो सकती है। अपना खुद करा ले जी, अपना खुद ही जनगणना क्यों नहीं करा लेते हैं? जी, मेरे पास वक्त कम बचा है सर। डॉक्टर श्वेता आर्य कुछ कहना चाह रही हैं। डॉक्टर श्वेता जी बताइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि विधानसभा में और विधान परिषद में हमारे यहाँ बिहार में पहले ही 2 बार ये प्रस्ताव पारित हो चुका है और सभी इसके लिए राजी हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस मुद्दे के लिए सभी लोग इसके विपक्ष में क्यों जा रहे हैं, जबकि आज का ऐतिहासिक दिन, जबकि सारे विपक्ष को और पक्ष को आप एक साथ दिल्ली में देखेंगे, साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं। पहला ऐतिहासिक ऐसा मुद्दा होगा जिसमें कि सारे पक्ष विपक्ष एक साथ लेकर के इस मुद्दे को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए हैं, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि बिहार का विकास। सवाल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप इसको चाहे कितने भी सुनहरे शब्दों का पजामा पहना दीजिए। मेरा सवाल तो सिर्फ ये कि इस चीज से फायदा क्या होने वाला है? राजनीतिक दलों को, सरकारों को फायदा हो सकता है, आम लोगों को फायदा क्या होगा? ये पेपर तैयार करके अगर आप पब्लिक डोमेन में रखेंगी तो बेहतर होगा। राजनीति उनको फायदा देखना है गरीबों का, पिछड़ों का, जो पिछड़े वर्ग है, नहीं, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त नहीं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे करना होगा आप सभी लोगों का, संगीत आगे डॉक्टर तारा श्वेता, अमृत मुखोपाध्याय, बद्री नारायण जी, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन आम लोगों से अपील है कि आप सिर्फ बयानों में ना आए, आप सुनहरे शब्दों के तारों में ना पिरोए जाए। खुद समझिए कि अगर जाति के आधार पर जनगणना होती है तो उस डेटा का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किस तरह इस्तेमाल करेगी, ये आपका समझना जरूरी है। नमस्कार।